मैं ख्याल रख लूंगा, डोंट वरी। वह उसे तसल्ली दे रहा था। पक्का ना? वह फिर से बोली तो विवेक शर्मा ने उसे भोरा। ठीक है, भरोसा है आप पर, लेकिन आजकल शॉप वाले इसका मिसयूज करते हैं। मिस जीविका अंदर जाओ। वह उसकी बात को काट गया तो वह दिल बड़ा करती लैपटॉप उसे देने लगी। उसके अंदर जाते ही विवेक शर्मा ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। जैसे ही जीविका कमरे के अंदर कदम रखा तो उसकी बहन ज्योतिका उस पर भड़क उठी। जीविका, यह वक्त है घर आने का। ज्योतिका ने उसे अंदर आते ही बहुत गुस्से से कहा था। सॉरी दीदी, काम करते इतनी देर हो गई, वक्त का पता ही नहीं चला। और फिर बारिश ने, हे भगवान, आज ही होनी थी यह बारिश। बातें मत बनाओ, मुझे नहीं पसंद तुम्हारा इतनी रात गए ऑफिस से घर आना। अगर मैनेज नहीं कर पाती तो छोड़ दो इस नौकरी को। मेरे बोटिक से इतना आ जाता है कि हम आराम से अपना गुजर बसर कर सकते हैं। वह उसे अच्छा खासा डांट रही थी। सच में दीदी, ऐसा कभी नहीं होगा। सॉरी, नाराज मत हो। आपकी इस झल्ली ने भी सुबह से नाश्ते के बाद से कुछ भी नहीं खाया। यह देखिए, मेरा पेट मुझे बहुत बुरा भला कह रहा है। पेट में चूहे कूद रहे हैं। क्यों नहीं खाया? सेहत खराब हो जाएगी। तो मत किया करो इतना काम, मैं खाना गर्म कर देती हूँ, तुम चेंज कर लो। वह उससे बोलती खुद किचन की तरफ चली गई और कल सुबह तक उसे अच्छा खासा बुखार चढ़ गया था। ज्योतिका ने उसे ऑफिस ना जाने दिया। उसने ऑफिस फोन करके इन्फॉर्म कर दी। मेडिसिन लेकर सारा दिन वह बिस्तर पर पड़ी रही। हे भगवान, मैं आज के बाद कभी बारिश में नहीं भीगूंगी। वह सुर्ख होती नाक के साथ उठ बैठी। उसके मोबाइल पर कोई मैसेज टोन बजी थी। उसने मंदी मंदी आंखों से देखा। सब ठीक है। मिस जीविका, कैसी है आप? तबीयत कैसी है आपकी? हे भगवान, आज पहली बार विवेक शर्मा मुझे मैसेज कर रहा है, मेरी सही सलामती पूछ रहा है। अभी वह जवाब देती दूसरी तरफ से कॉल आने लगी। जीविका ने घबराकर कॉल यस की। जी नमस्ते सर। वह भारी आवाज में बोलते विवेक शर्मा को बहुत अजीब लगी। लगता है बारिश में भीगना बहुत महंगा पड़ गया आपको। उसकी बात पर चीखी थी। बस सर, फ्लू हो गया है, कल तक ठीक हो जाऊंगी। ऑफिस नहीं आना जब तक पूरी तरह आराम नहीं आता। आप घर पर ही रुको। आपका लैपटॉप ठीक हो गया है, यही बताना था। धन्यवाद सर। दिल से बड़ी धन्यवाद की थी। घर भिजवा दूंगा। नहीं सर, मैं खुद कल आऊंगी ऑफिस में। जीविका, तुम आराम करो। वह कॉल बंद कर चुका था। विवेक शर्मा आज इतना मेहरबान कैसे हो गया? शाम तक तो वह काफी ठीक महसूस कर रही थी। आज ज्योतिका बुटीक से काम ज्यादा होने की वजह से अभी तक घर नहीं आई थी। तभी डोर बेल बजी और दरवाजा खुला। विवेक शर्मा का चेहरा देखकर डर सी गई। सर, आप अंदर आ जाइए। वह उसके लिए फल फ्रूट भी लेकर आया था। सर, इसकी क्या जरूरत थी? एक कॉफी का पैक ही ले आते, मैं उसमें ही खुश हो जाती। उसके मुंह से तेजी से निकला, जिस पर वह कनखियों से विवेक शर्मा को देखती धीमा सा मुस्कुरा दी। मैं आपके लिए कॉफी लाती हूँ, बहुत अच्छी कॉफी बनाती हूँ। रहने दीजिए फिर कभी सही, अभी जल्दी में हूँ। वह उठकर खड़ा हुआ। साइड से एक बच्चा भागता हुआ आते जीविका के गले लगा। अभी अभी नींद से जागा था। दिन को जीविका ने उसे जबरदस्ती सुला दिया था। ओ मेरी जान, उठ गया। वह उसके गाल पर प्यार करने लगी, जबकि उसकी गुलाबी होठों का चुंबन पर विवेक शर्मा अपनी निगाहें फेर गया। सर, यह मेरा भांजा है, समझ लीजिए मेरी जान है। जीविका के शब्दों में प्यार ही प्यार झलक रहा था। आप अपने बहनोई के घर में रहती है? नहीं, ना जाने क्यों विवेक शर्मा को बड़ा अजीब सा लगा। नहीं सर, यह मेरा घर है, मेरे पापा का घर है। ज्योतिका दीदी मेरी मौसी की लड़की है, सगी बहन नहीं लेकिन सगों से भी बढ़कर प्यार करती है। उनके माता पिता की भी डेथ हो गई है। वह गांव से शहर हमारे पास आई और फिर पापा की मृत्यु के बाद हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा बन गए। वह बड़ी गम में होती बोली, आई एम सॉरी।
और आपके बहनोई वह दरवाजे पर ही खड़े खड़े ना जाने उससे क्या कुछ जान लेना चाहता था। वह भी इस दुनिया में नहीं है। अब की बार वह बिना कोई असर दिखाए बोली। विवेक शर्मा जा चुके थे। जीविका ने तरुण के लिए फ्रेंच फ्राई बनाए। अब अपना लैपटॉप खोलकर बैठ गई। जैसे ही वह सुबह ऑफिस में दाखिल हुई, सबने उसे हैरान नजरों से देखा। वह सबकी हैरान नजरों को समझ ना सकी। कुछ देर बीते कि उसकी निगाह उज्जैन की तरफ जा ठहरी, जिसकी एक कलाई पर पट्टी बंधी हुई थी। अब तो वह भी हैरान हुई थी। जानवी का उसका लैपटॉप वापस किया और इशारे से पूछा तो वह कंधे उचका दिए अपनी सीट पर वापस आकर बैठी। नितिन जल्दी से कॉफी का मग लेकर आया। मैम, आपकी कॉफी। उसको ऐसे कॉफी लाते हुए देख वह हैरान हुई थी। इसमें कुछ मिलाया तो नहीं नितिन के बच्चे? वह शक से देखती पूछने लगी। उफ, मैं क्यों मिलाने लगा? मुझे इस ऑफिस में रहना है। गुल। जीविका ने मुस्कुराकर उसे देखा और अपने काम में व्यस्त हो गई, जबकि आज वह किसी नजरों के फोकस में थी, क्योंकि ऑफिस में सब तरफ कैमरे लगे हुए थे और यह बात वे जानती तक नहीं थी। कुछ दिन के बाद एक पार्टी थी। कंपनी के तरफ से बनाए गए न्यू सेटल्स हो रहे थे। सभी उसी तैयारी में बिजी थे। किसी को कान खुजाने तक की भी फुर्सत नहीं मिल रही थी। लेकिन विवेक शर्मा के आर्डर पर सभी वक्त पर घर जा रहे थे। एक्स्ट्रा टाइम लगाने से सबको मना किया गया था, पर जीविका ही क्या जो किसी की सुन ले और काम के वक्त आसपास का होश भुला देती थी कि तभी उसकी टेबल के पास कोई आया। उसने देखा नहीं, बस महसूस किया। नितिन के बच्चे, कॉफी तो पिलाओ, बिना देखे बोली थी मिस जीविका। अचानक से विवेक शर्मा की आवाज सुनती वह बुरी तरह से चौंकी और घबराकर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। वह जो सर झुकाकर उसके पास खड़ा था, दोनों का सर बुरी तरह से टकराया था। अब वह माथे को पकड़े गुस्से से देखकर बोला, आप अभी तक घर क्यों नहीं गई? वह भी गुस्से में पूछ रहा था। बस सर, जा रही थी। काम करते हुए वक्त का पता ही नहीं चला और जल्दी सामान समेटने लगी। दोनों ने एक साथ कदम आगे बढ़ाए। विवेक शर्मा ने उसे रोका। आपका माथा लाल हो रहा है, मेरे साथ चलिए। लेकिन सर, वह बोलता अपनी केबिन में चला गया। तो जल्दी जीविका को उसके पीछे जाना पड़ा, जहां वह क्रीम निकाले उसे एक सोफे पर बिठाते उसके माथे पर लगाने लगा। एक बात पूछो मिस जीविका, आपसे? ना जाने वह इतने घूर कर उसे क्यों देख रहा था। उसके देखने पर जीविका थोड़ी पजल हो रही थी। जी पूछ लीजिए। उज्जैन ने आपकी कलाई पकड़ी तो आपने उसे थप्पड़ मार दिया, पर उसी रात मैंने भी तो आपकी कलाई पकड़ी थी जब गाड़ी में बिठाया था। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं किया? वह क्रीम का टोपी बंद करते धीमे शब्दों में पूछ रहा था। सर, आप क्यों खुद को उस गधे से मिला रहे हैं? वह तो एक नंबर का आवारा लड़का है। पहले दिन से जहर लगता था मुझे। उसके साथ चलती हुई लिफ्ट तक आई थी। उसने मेरी कलाई पकड़ी ही नहीं थी, मोड़ दी थी। पकड़ता तो भी थप्पड़ ही खाता सर। और यह सब नियत की बात है। आपने गलत नियत से मुझे गाड़ी में नहीं बिठाया था। यह जो लड़कियां होती है ना, सामने वाले की नियत को अच्छे से समझ जाती है। एकदम से विवेक शर्मा उसके सामने आते उसकी तरफ बढ़े कि वह पीछे दीवार के साथ जा लगी। अभी क्या कहना चाहोगी आप मेरी नियत के बारे में? वह उसके दोनों तरफ हाथ रखता उसे डरा गया। एक पल को जीविका का सांस रुका था, पर अगले ही पल वह मुस्कुरा दी। मैं जानती हूँ सर, आप खड़ूस है, गुस्से वाले हैं, लेकिन आप कैरेक्टर लेस नहीं है। आप औरतों की इज्जत करना जानते हैं। उसकी बात पर विवेक शर्मा के चेहरे को मुस्कान ने छुआ था और वह पीछे हट गया। आपको मुझसे डर नहीं लगता? ना जाने किस एहसास के साथ वह पूछ रहा था। बिल्कुल भी नहीं, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ सर, वह दिल से कह रही थी। और विवेक शर्मा सोच रहा था कि उस लड़की को अब वह प्रपोज कैसे करें, जिसने उसकी रातों की नींद उड़ा दी थी। ठीक है सर, नमस्ते। वह अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। उसके जाते ही वह भी अपनी गाड़ी रास्ते पर ले आया। उसके अगले ही दिन फंक्शन हुआ था। वह भी बहुत बेस्ट रहा। पूरा ऑफिस स्टाफ उस वक्त खुश था। यूनिट की कामयाबी के लिए स्पेशल जीविका का नाम बुलाया गया था और उसे अवार्ड भी दिया गया था। पूरे स्टाफ को बोनस भी मिल रहा था और स्टाफ उस दिन काफी लेट घर निकले थे। जीविका जैसे ही लिफ्ट में दाखिल हुई, एकदम उज्जैन उसी लिफ्ट में दाखिल हो गया।
उसे देखते जीविका अपना मुंह फेरते मोबाइल में बिजी हो गई। वह अपनी कामयाबी का ज्योतिका को बता रही थी कि एकदम उज्जैन ने उसे पीछे से धक्का दिया और उसके हाथ से मोबाइल झट से नीचे गिर गया। क्या बदतमीजी है! वह गुस्सा हुई। उज्जैन के चेहरे पर मुस्कुराहट ठहर गई। वह उसके तरफ बढ़ता, उसका चेहरा जबरदस्ती थाम गया। उसे पीछे की तरह करता दीवार के साथ लगाया था। उसके होठों पर झुका था। जीविका ने पूरा जोर लगाते उसे खुद से दूर किया और खुद दूर होती उसे घूरती हुई नजरों से देखने लगी। उसके शब्द हालत में ही अटक गए थे। वह उसके साथ ऐसी हरकत करेगा उसे यकीन नहीं आया। जल्दी से मोबाइल उठाया जहां विवेक शर्मा का कॉल पहले से आ रहा था। कॉल यस करती, विवेक प्लीज हेल्प मी। वह उसके डरे हुए शब्दों में कहे गए शब्द सुनते विवेक शर्मा को लगा उसका सांस बंद हो जाएगा। क्या तुम ठीक हो जीविका? वह बड़ी बेचैनी से पूछता अपने ऑफिस से निकला। इससे पहले वह बताती उज्जैन ने उसके हाथ से मोबाइल छीनते कॉल बंद कर दी। विवेक शर्मा ने तुम्हारी वजह से मेरा हाथ तोड़ दिया था कि मैंने तेरा हाथ क्यों थामा और फिर मुझे धमकी दी तुझसे दूर रहूं। ऐसा कहा पहले मैं तुझे चेक तो कर लूं। वह गुस्से से कहता उसके तरफ लपका और उसे दोनों बाजू से जकड़ लिया। उस ताकतवर आदमी का मुकाबला वह नाजुक सी लड़की कैसे कर पाती। तभी लिफ्ट खुली, अंदर का मंजर देखते विवेक का खून खौल उठा। उज्जैन को कॉलर से पकड़े बाहर निकाला और उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा। उसके मुंह और नाक से खून निकलने लगा। उसको सिक्योरिटी गार्ड के तरफ धक्का दे दिया। इसे उठाकर बाहर फेंक दो। दोबारा यहाँ दिखाई दिया तो सीधा पुलिस के हवाले करूंगा। वह गुस्से से दहाड़ा था। जीविका के तरफ बढ़ा जो बहुत ज्यादा गुस्से में खड़ी थी। उसका बैग और मोबाइल उठाया, उसके हाथ में थमाई और उसे बिल्डिंग से बाहर लाया और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। मैं चली जाऊंगी सर, वह धीरे से मिनमिनाई, लेकिन वह अनसुनी करता उसे गाड़ी में बिठा गया। गाड़ी रोड पर दौड़ा दी, जबकि ना चाहते हुए भी जीविका की आंखों से आंसू बह निकले। वह तुम्हें परेशान कर रहा था, उसको थप्पड़ क्यों नहीं मारा? आज पहली बार वह आपकी जगह तुम बोला था। वह लिफ्ट में घुस आया था, अचानक मेरे चेहरे पर झुका था। इतना कहते जीविका चेहरा छुपाकर रो दी थी। वह गाड़ी एक तरफ लगाता उसकी तरफ मुड़ा। क्या उसने कोई गलत हरकत की? वह अब धीमे शब्दों में उससे पूछ रहा था। करनी चाहिए थी लेकिन मैंने धक्का दे दिया, वह बच्चों की तरह उसे बता रही थी। आंसू पोंछते मिस जीविका बहादुर बनिए। वह उसे टिश्यू पेपर देता बोला। तो जीविका को तो आग सी लग गई। मैं बहादुरी कहाँ से लाऊं? वह मर्द था, मुझसे ज्यादा ताकतवर था। मैंने उसका मुकाबला करने की बहुत कोशिश की, पर लड़कियां कमजोर होती है ना। आज पता चला अगर आप वक्त पर ना आते तो ना जाने मैं कैसे ना आता। हर पर मेरी नजर तुम पर रहती है। तुम नजरों से ओझल होती हो तो जल्दी कॉल की। उसके बाद पर वह उसे उलझन की नजरों से देखते हुए कहने लगी। अचानक से विवेक शर्मा ने उसकी तरफ एक छोटी सी डिब्बी बढ़ाई। यह क्या है सर? उसे खोलती जीविका का दिल धक से रह गया। वह डायमंड की रिंग थी। सवालिया नजरों से उसे विवेक की तरफ देखा। यह दिल है मेरा। वह पहला आदमी था जो गाड़ी ड्राइव करते उसे प्रपोज कर रहा था। कितनी देर तो दीपिका बोल ही नहीं पाई थी। उसका घर आ गया था। इतनी चुप क्यों लग रही हो? कोई दिमाग में सवाल है क्या? वह अब पूरा उसकी तरफ घूमा। विवेक शर्मा आई मीन सर। यह सब यूं अचानक वह धड़कते दिल से पूछ रही थी। क्यों? अच्छा नहीं लगा सर? आपके और हमारे स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है। वह अपना हंट भी बोली। शादी के बाद सब खत्म हो जाएगा जब आपकी पहचान मैं बन जाऊंगा। वह उसकी सुनहरी आंखों में झांकते बोला। सर, आप समझ नहीं रहे। आप मुझसे बड़े हैं। और तो कुछ समझ नहीं आया तो यह बोल गई। वह खुद 21 साल की थी, जबकि विवेक शर्मा 28 साल के लगभग होगा तो क्या हुआ? मैं प्यार भी ज्यादा करूंगा ना। उसकी इतनी बेबाक बात पर जीविका का चेहरा पल भर में लाल हो गया। सर, आप वह पलके उठाती गम में आती। बहुत प्यारी लग रही थी जीविका, कोई जल्दी नहीं। आप घर जाइए, आराम से सोच समझकर जवाब दीजिएगा। मैं इंतजार कर लूंगा। वह नरमी से बोलता आगे की तरफ होता।
उसकी तरफ का दरवाजा खोल गया। उस आदमी की खुशबू को महसूस करते वह घबराकर जल्दी नीचे उतरी और घर के अंदर दाखिल हो गई। उज्जैन ने जो किया वह तो कहीं गुम ही होता चला गया। एक नई फीलिंग का एहसास जागा था उसे और वह विवेक शर्मा ने करवाया था। उसका जी चाहा वे अंगूठी पहनकर देखे, लेकिन फिर सोचा विवेक शर्मा ही पहना देंगे। वह भी उनके लिए दिल को तड़पता हुआ महसूस कर रही थी। पहली बार किसी आदमी ने दिल के दरवाजे पर आहट दी थी। उसने झट से दरवाजा भी खोल दिया था। इस बात से अनजान की कोई भी चीज इतनी आसानी से नहीं मिलती, और यह मोहब्बत थी उसे नाको चने चबवाने वाली थी। ज्योतिका ने उसे रूम के एक फाइल लाने को कहा था। आजकल उसका बुटीक भी हवाओं में उड़ रहा था। रोज ही उसे नए ऑर्डर मिल रहे थे। ज्योतिका के रूम में आई तो फाइल निकालती उसमें से एक लिफाफा नीचे गिरा। उसमें से एक पन्ना बाहर निकला। उसे वापस डालने लगी कि उस पर लिखा नाम पढ़कर वह थोड़ी रुक गई। V.S. शर्मा, यह तो विवेक शर्मा के ऑफिस का चेक था। वह अच्छी तरह से पहचान सकती थी क्योंकि उसे भी कई बार इसी तरह का चेक दिया गया था। वह चेक था 1 करोड़ का। यह ज्योतिका दीदी के पास कहाँ से आया हुआ था। उसके साथ एक खत भी था जो ज्योतिका ने पढ़ लिया। उसे लगा पूरे घर की दीवार उसके ऊपर आ गिरी हो। जीविका जो कहा है वह करो। यह क्या खोलकर बैठ गई हो। अचानक ज्योतिका अंदर आई। वह उसके हाथ में चेक देखती उसे लेकर वापस उसी फाइल के अंदर रख दिया। उसके साथ यह खत भी था। दीदी वेनम आंखों से बोली, तो तुमने पढ़ लिया? आपने मुझसे क्यों छुपाया? उसे अब सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी। उसमें बताने लायक कुछ था ही नहीं। जीविका, इस बात को 8 साल बीत गए हैं। वह आदमी मेरी जिंदगी में बाहर बनकर आया और सब कुछ बर्बाद करके चला गया। इतना तो सबको ही पता है। सभी जानते थे। मैंने चुपके से शादी की थी और वह आदमी सिर्फ वक्त बिताने आया था। अपने कीमती पलों को मुझे सौंप कर वह मेरे मुंह पर 1 करोड़ का चेक मारकर चला गया, जो एक रात की कीमत अदा की गई थी। आपने कभी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। वह आंसू पोंछते बोली, मुझे जरूरत महसूस नहीं हो रही। जीविका, वह आदमी अब मेरी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखता। हाँ, इंतजार है कभी सामने आए तो यह चेक उसे वापस लौटा सकूं और बताओ कि किसी भी औरत को पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। पैसे तो आनी जानी चीज है। मोहब्बत, वफा, औरत हमेशा अपने मोहब्बत करने वाले के लिए प्रार्थना करती रहती है, और यह नहीं तो कुछ नहीं। वह दर्द से कहती सब कुछ दराज में वापस रख गई। दीदी, अगर जिंदगी किसी मोड़ पर वह आदमी आपको मिले और आपसे माफी मांगे तो क्या आप उसे माफ कर देंगी? और अगर वह आपको और तरुण को अपनाना चाहे तो क्या आप उसे माफ करके अपना बना लोगी? वह डूबते दिल से पूछ रही थी। एक शब्द में जवाब आया नहीं, लेकिन वह शब्द बहुत गुस्सा भरा था। उस रात जीविका ने कांटों पर बिताए थे। सारी रात वह रोती रही और सुबह का इंतजार करती रही। उस आदमी ने मेरी दीदी को 1 करोड़ का चेक देते खरीदने की कोशिश की और अब मुझे एक डायमंड की रिंग से खरीदना चाह रहा है। वह गुस्से से तिलमिलाई थी। उसके ऑफिस में दाखिल हुई। वह फोन पर किसी से बात कर रहा था। अचानक जीविका को ऑफिस में आता देख वह कॉल बंद करता उसकी तरफ मुड़ा। उसकी सूजी आंखें रोने की चुगली कर रही थी। जीविका ने गुस्से से दुपट्टा उसकी टेबल पर रखी। आपको क्या लगता है आप अमीर लोग अपने पैसों से किसी को भी खरीद सकते हैं? तो मिस्टर शर्मा सुन लीजिए, यह जीविका बिकाऊ नहीं। वह गुस्से से बोली थी और पलटी थी। विवेक शर्मा गुस्सा होते अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। कौन से पैसों से खरीदने की कोशिश की है आपको? वह उसके बहुत करीब खड़े होते पूछ रहा था। आप बिल्कुल झूठे हैं। आप धोखेबाज हैं। आप मुझे अपने करीब कर रहे थे, मुझे उल्लू बना रहे थे। आपको लगता है मैं एक हीरे की अंगूठी से फंस जाऊंगी जो मुंह में आता बोलती जा रही थी? तो क्या पूरा हीरे का चट्टान चाहिए? वो बिना किसी असर से बोला, जी नहीं, आप मुझे पूरे हीरे का घर भी बनाकर दोगे तो भी मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली, समझे आप? उंगली उठाकर वार्निंग कर रही थी। आप मुझे बता दो आखिर हुआ क्या है? जीविका, आप मुझसे चीट कर रहे थे, मुझे सब पता चल गया है। आपकी एक पत्नी भी है और एक बच्चा भी है, और आप मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाकर मुझसे भी शादी करके एक रात बिताकर प्रेग्नेंट करके चले जाओगे, फिर भूल जाओगे जीविका कोई है
और बच्चे को बाप के नाम पर एक चेक पकड़ा जाओगे। जीविका की इस तरह की बातें सुनकर विवेक शर्मा का पारा हाई हुआ था। कौन सी पत्नी, कौन सा बच्चा, क्या बोले जा रही हो? वह अपना माथा मसलते अपने आप पर बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करता पूछ रहा था। इतने मासूम बनने की कोशिश मत करो। मैं उसी पत्नी की बात कर रही हूँ जिसे 8 साल पहले आपने शादी करके 1 करोड़ का चेक थमाकर छोड़ दिया था। युविका की बात पर विवेक शर्मा के कान में साए साए आवाज बजने लगी। कहाँ मिल गई है वह आपको? विवेक शर्मा ने अपने सीने पर बाजू बांधते पूछा। तो तुम मिलना चाहोगे उनसे? जीविका को इस बात पर बेहद रोना आया था। सच में आखिर मुझे भी तो पता चले मेरी कौन सी पत्नी बच्चा निकल आए है, और मुझे 8 साल से पता भी नहीं चला। चलिए मेरे साथ। वह उसे लिए ऑफिस से निकलती अपने घर में लाई थी। सारे रास्ते तो दोनों चुप रहे। आज ज्योतिका की तबीयत ठीक नहीं थी तो वह घर पर ही रुकी हुई थी। दरवाजा खोला तो सामने विवेक को देखकर परेशान हुई थी। आज जल्दी छुट्टी हो गई है क्या? दीदी, मैं आपका मुजरिम लेकर आई हूँ। और विवेक शर्मा का हाथ थामे ज्योतिका के सामने कर गई। ज्योतिका ने नासमझी से दोनों को देखा। मैं कुछ समझी नहीं। विवेक शर्मा आपके दुर्गेश शर्मा ही है ना? इन्हें गौर से देखिए। 8 साल में इतना बदल तो नहीं गए, पहचाना ही ना जाए। वह दांत चबाते बोली। क्या बोल रही हो? यह दुर्गेश नहीं। ज्योतिका की बात पर जीविका पर पहाड़ गिरा था। उसने पथरीली नजरों से दोनों को देखा। दीदी, यही दुर्गेश शर्मा है, आपके पति तरुण के पिता। वह जैसे खुद को यकीन दिला रही थी। क्या फालतू की बकवास कर रही हो ज्योतिका? यह वह नहीं है। उसे बाजू से पकड़ते हिला गई। पर उस चेक पर तो तुम्हारी कंपनी का नाम ही लिखा था, V.S. शर्मा। ऐसा कैसे मुमकिन है? वह उलझ रही थी। दुर्गेश मेरे बड़े भाई है। अचानक विवेक शर्मा की आवाज पर वे दोनों चौंके और उसे देखा। कंपनी मेरे नाम पर जरूर है, लेकिन कुछ साल पहले दुर्गेश शर्मा इसे चला रहे थे, जिसे अभी चला रहा हूँ V.K. शर्मा नाम से ही। वह सीने पर बाजू बांधे सब कुछ बता गया था। क्या आप दुर्गेश नहीं? जीविका को अपनी आवाज खाई से आती सुनाई दी। ज्योतिका, मैं तो आपकी बहन से शादी करना चाहता हूँ। पूरे दिल से उन्हें अपनाना चाहता हूँ। वह ज्योतिका के सामने जीविका को प्रपोज कर गया। जीविका का दिल धक से रह गया। पर आप जिस आदमी के भाई हैं, वह एक चीटर था, तो आप पर कैसे भरोसा कर लूं? वह उसकी बात पर जोर देती बोली। विवेक शर्मा ने एक नजर उसे देखा और वह चीटर नहीं। भगवान ने उन्हें बहुत बड़ी परीक्षा में डाल दी है। मतलब वह ज्योतिका का दिल बुरी तरह से धड़का। वह उन्हें एक अस्पताल में लेकर आया। पिछले 1 साल से वह कोमा में है। आपको छोड़कर आने के बाद वे दिन रात तड़पते रहे, गिल्टी में पड़े रहे। वापस गांव भी गए, लेकिन आपका कुछ पता नहीं चल पाया। बहुत तलाश किया उन्होंने आपकी, यहाँ तक कि उन्होंने ज्योतिका नाम से स्कूल भी खुलवाया। हर जगह ढूंढा आपको, और साल पहले शायद उन्हें आपके बारे में कुछ पता चला। तेज ड्राइविंग करते आप तक पहुंचना चाहा, लेकिन उनका कार का एक्सीडेंट हो गया। भगवान ने जान तो बचा ली, लेकिन हालात आपके सामने हैं। ज्योतिका उस आदमी को देखती चली गई। आंखों से आंसू टूटकर गालों पर बहते जा रहे थे। जिस आदमी को धोखेबाज समझा, वह तो हॉस्पिटल के बिस्तर पर था। जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा था। उसके पास आती रोते हुए उसे देखने लगी। मैंने तो कभी आपको कोई श्राप नहीं दिया। दुर्गेश, फिर कैसे? वह हिचकियों से रो दी, जबकि विवेक शर्मा और जीविका बाहर खड़े ही मंजर देख रहे थे। कुछ दिन के बाद जीविका और विवेक शर्मा की शादी खुद ज्योतिका ने करवाई। वह अपनी वजह से उन दोनों को अलग नहीं कर सकती थी, जबकि वह विवेक शर्मा की आंखों में जीविका के लिए पसंद देख चुकी थी। इसलिए दोनों को मिलवा दिया। विवेक शर्मा रूम में आया तो जीविका ने घबराकर उसे देखा, जिसने इतने दिनों से उससे बातचीत बंद की हुई थी, और आज भी वह सुहागरात में मुंह नहीं लगा रहा था। उसे देखा तक नहीं। उसे आज तो यह पक्का खिसियानी शेर लग रहा था। क्या करूं? क्या मुझे माफी मांगनी चाहिए? वह कुछ सोचते बेड से उठी थी। वहीं रहो विवेक शर्मा की धर्मपत्नी। अचानक से नाम बदला था। जीविका का दिल धक से रह गया।
वह बिना पलके झपकाए सामने खड़े आदमी को देखती रही जो उसका दिल धड़काए जा रहा था। वहीं सुकून से बैठे हुए गंभीर शब्दों में बोली, आई एम सॉरी। अचानक से जीविका के मुंह से निकलने वाली शब्द पर चौंक गया था। ऐसे सॉरी बोलेगी तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। आपने मुझे क्या समझा है? इसमें गलती मेरी भी नहीं बंदा। अपना नाम तो बताता, मुझे गलतफहमी हुई थी। जीविका ने जल्दी बातों को बढ़ाना चाहा और आप उस गलतफहमी में जो मुंह में आया बोलती चली गई। कल को कोई औरत आकर कहे कि विवेक शर्मा मेरा पति है और मेरे बच्चे का बाप है। वह एकदम उसके करीब होती उसके होठों पर अपनी हथेली जमा गई। किसी की इतनी हिम्मत नहीं मेरे पति को अपना पति कह सके। जान ले लूंगी उसकी। बिस्तर पर ही घुटनों के बल ऊपर उठी और विवेक शर्मा के दिल के साथ जा लगी। उसके दिल की तार छिड़ गई। विवेक शर्मा ने उसकी कमर को जोर से पकड़ा, उसे और ज्यादा अपने सीने में भी लिया। जीविका अपना सांस रोक गई। विवेक शर्मा ने धीरे से उसके सर से दुपट्टा हटाते उसका सर अपनी गोद में रखता उसे निहारने लगा। पल में उसकी आंखों का रंग बदला था। वह उसकी ज्वेलरी उतारकर उसके दिल की जगह चूमने लगा। उसके चेहरे को बहुत करीब से देखने लगा जो बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही थी। सर आप, वह घबराई जब उसे तकिए पर गिराया था। अपनी शर्ट के बटन भी खोल गया था। चुप, अब कुछ भी कहना सुनना नहीं। मुझे आपको महसूस करना है। विवेक शर्मा उसके चेहरे पर झुकता, उसकी उंगलियों में अपने हाथ की उंगलियां उलझाता। उसकी धड़कनों को बढ़ा गया था। उसके माथे पर हंठ रखता, उसकी सुनहरी आंखों को भी चूम गया था। यू आर सेटिस्फाई विवेक शर्मा, वह गंभीर शब्दों में बोलता, उसके होंठ पर झुकता। पहली बार दोनों उस प्यार को महसूस कर रहे थे। विवेक शर्मा के प्यार पर वह लड़की टूटकर बिखर गई थी और विवेक शर्मा ने बहुत मोहब्बत से उसे समेटा था कि जीविका खुद पर गुमान करने लगी थी। सुबह आंख खुली तो विवेक शर्मा उसे अपनी बाहों में भरकर गहरी नींद में था। रात के सारे मंजर उसकी आंखों में घूमने लगे तो चेहरे को एक मुस्कान ने छुआ। सो जाओ मिस्टर विवेक शर्मा, वरना फिर से हमें नहाना पड़ेगा। वह उसकी तरफ करवट लेता भारी आवाज में बोला था। दोनों ने नहाते एक साथ भगवान के मंदिर में शादी होने की खुशी में पूजा पाठ की थी। बहुत सारी बातें करते हुए दोनों ही एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। एक दूसरे की बाहों में फिर से सो गए थे। ने उसे गुदगुदी की तो वह मुंह गुस्से से बनाता उसे खींचकर अपने सीने में लगा गया। आप बाज नहीं आएंगे। वह उसके गाल पर दांतों से काटता वहां अपने होंठ लगा गया। विवेक शर्मा वह मुंह बनाती उसे देखने लगी। यह एक जगह बची थी जहां आपने नहीं काटा था। आपने उसको भी नहीं छोड़ा। वह रोनी सी शक्ल बनाती बोली, अच्छा, जो हालत तुमने मेरे कमर और मेरे सीने की है, उसका क्या? वह भी बोलती एक्शन का रिएक्शन दे रही थी। जीविका के मुंह से वह शब्द फिसला कि अचानक फिर से वह एक्शन के लिए तैयार हो गया। कहते के साथ फिर से उसके होठों को अपनी पकड़ में ले गया, जबकि वह उस जहाज जैसे बंदे के आगे बस फड़फड़ा कर रह गई थी। ज्योतिका तरुण को उसके पिता से मिलवाने लाई थी और दुर्गेश से ढेरों बातें करते हुए जानती थी कि वह सुन रहा था और उसे भरोसा था अपने भगवान पर कि एक दिन वह होश में भी आ जाएगा, और भगवान ने उसकी सुन भी ली थी। वह आंखें खोलता अपने सामने 7 साल के बेटे को देख वह रो दिया। 1 साल कोमा में रहने से उसको बहुत कमजोरी हो गई थी। करीबन होश में आने के 1 हफ्ते के बाद डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज किया था। वह उस बीच ज्योतिका उसके साथ रही थी और दुर्गेश ने उससे कई बार माफी भी मांगी। वह अपने किए की सजा भुगत चुका था और ज्यादा ज्योतिका अब उससे दूर नहीं रह सकती थी। उसको यह सजा नहीं देना चाहती थी। वह शर्मिंदा थी और ज्योतिका ने अपने बच्चों के लिए उसे माफ कर दिया। जरूर माफ करने वाले को भगवान भी पसंद करता है। यह थी ज्योतिका और जीविका की प्रेम कहानी। और मेरी वीडियो आप लोग जहां कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं
हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।